कहानी की शुरुआत होती है राफेल स्टिक्स नाम के करप्ट पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए, जिसकी जिंदगी इस वक्त पूरी तरह से बिखर चुकी है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी बुरी आदतों से तंग आकर कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है। लेकिन इतनी बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी स्टिक्स अपने गंदे और गैर कानूनी कामों से पीछे नहीं हटता है। अब शाम होते ही स्टिक्स अपने साथी जीनो से मिलने जाता है, जो कि उसका क्राइम पार्टनर था। ये मुलाकात किसी दोस्ती के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए थी। स्टिक्स का रोल बहुत सीधा था। जीनो के जरिए वो एक बहुत बड़ी गैंग को पुलिस की आने वाली रेड के बारे में पहले ही खबर दे देता था ताकि वो गैंग बच सके। यहाँ पूरी डील होते ही दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लेकिन तभी स्टिक्स की नजर एक अजीब नजारे पर पड़ती है। थोड़ी ही दूर पर एक आदमी जिसने एक डरावना सा मास्क पहना हुआ था, वो एक ऐसे इंसान को मार रहा था जिसने लाल रंग के स्नीकर्स पहने हुए थे। स्टिक्स तुरंत मौके पर पहुंचकर उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब एक पुलिस वाला होने के नाते स्टिक्स उस नकाबपोश कातिल का पीछा करता है। वो उसे एक जगह पर घेर भी लेता है, लेकिन ये विलन उससे भी कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक साबित होता है। कुछ ही पलों में वो स्टिक्स को बेहोश कर उस पर गोली चलाकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके कुछ घंटों बाद हमें स्टिक्स को किसी तरह पानी से बाहर रेंगते हुए जमीन पर आता हुआ दिखाया जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके एक हाथ में गोली का छेद था, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसी दौरान उसकी जेब में उसे पैसों का भी एक पैकेट मिलता है। फिर अचानक उसे एक जरूरी मीटिंग याद आती है, जिसके बाद बिना अपने पास से ज्यादा सवाल जवाब किए स्टिक्स उठता है और सीधे अपने एक दोस्त के घर की ओर निकल पड़ता है। उस औरत के घर पहुंचकर स्टिक्स अपने कपड़े बदलता है और अपने आप को सुखाता है। लेकिन यहाँ पर एक और डरावना सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारता है, उसे अपने शरीर पर एक और छेद दिखाई देता है। ये देखकर स्टिक्स पूरी तरह से घबरा जाता है। डर के मारे वो सीधा हॉस्पिटल भागता है और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही डॉक्टर से मिलने की गुजारिश करता है। तभी उसकी मुलाकात एक पुराने जान पहचान वाले डॉक्टर से होती है, जिसका नाम था डॉक्टर फ्रैंकन। डॉक्टर फ्रैंकन उसे अपने कैबिन में ले जाते हैं और उसकी जांच शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दिल की धड़कन चेक करने वाली मशीन लगाते हैं, स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो किसी को भी हिलाने के लिए काफी था। राफेल का दिल पूरी तरह से रुका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद फ्रैंकन गोली के जख्म के पास से कुछ सैंपल लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टिक्स अपना आपा खो देता है और यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ से वो सीधा अपने घर लौटता है ताकि अकेले में खुद को संभाल सके। लेकिन जैसे ही स्टिक्स अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसका सामना उसके कुत्ते से होता है, जो उसे देखने से पहले ही उसकी तरफ आक्रामक हो जाता है। किसी तरह अंदर जाकर डरा हुआ स्टिक्स खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और आईने के सामने खड़ा होकर जख्म को ध्यान से देखते हुए अपने हाथों से गोली को बाहर निकाल लेता है। उसका पुलिस ऑफिसर होने का एक्सपीरियंस उसे साफ बता रहा था कि इतनी गंभीर चोट लगने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कुछ न कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। आखिरकार स्टिक्स अपना फोन उठाता है और एक वॉइस नोट सुनता है, जिसमें उसे काम पर जाने और अपनी बच्ची को स्कूल से लाने के लिए कहा जाता है। अब रास्ते में वो अपने साथी पुलिस वालों को वाटर फ्रंट पर हुई एक क्राइम की जानकारी देता है। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचता है तो ऑफिसर डेला क्रूआ और क्रेविटस उसे एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। स्टिक्स जब अपनी कहानी अपने दोस्तों को सुनाता है तो वो भूला हुआ फोन, वो गोली का जख्म, ये सब उन्हें झूठ लगता है। उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी सच में हो सकता है। इसी दौरान जैसे ही माहौल गर्म होता है, स्टिक्स को अब गुस्सा आने लगता है और तभी उसके शरीर के अंदर अजीब सी हलचल होने लगती है। मौके का फायदा उठाकर स्टिक्स उस गोली को सबूत के तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए दे देता है, जो उसने अपने शरीर से निकाली थी। अब स्टिक्स कोशिश करता है कि उसका परिवार उस पर ध्यान ना दे, लेकिन ये नामुमकिन हो जाता है क्योंकि डिनर टेबल पर वो खाने पर ऐसे टूट पड़ता है कि जैसे उसने खाना कभी देखा ही ना हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका शरीर इतने ज्यादा खाने को झेल नहीं पाता और वो उल्टी कर देता है। स्टिक्स का परिवार इस अजीब बर्ताव को देखकर उसे पागल घोषित कर देता है और सब उससे बात ना करने का फैसला करते हैं। सिर्फ उसकी छोटी बेटी ही थी जो अपने पिता के पास आती है और अपने डैड को कसकर गले लगाती है। तभी इसी पल स्टिक्स के अंदर का राक्षसी इंसान अचानक जाग उठता है और वो खुद को संभालते हुए फौरन
डॉक्टर फ्रैंकन के पास मदद मांगने जाता है। डॉक्टर मानता है कि जब तक वो इस अजीब एक्टिविटी को अच्छे से स्टडी नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो स्टिक्स को अपने लैब में ही रुकने का आदेश देता है, लेकिन स्टिक्स खुद को किसी एक्सपेरिमेंट का चूहा बनाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अब वो अपनी इस भयानक समस्या का हल खुद ही ढूंढेगा। फिर स्टिक्स सीधे अपनी दोस्त अमांडा के घर जाता है, लेकिन यहाँ उसका सामना एक ऐसे शख्स से होता है जिसकी सोच और हरकतें दोनों ही खतरनाक थी। इसका नाम था जीनो। जीनो को शक है कि गैंग के अंदर कोई गद्दार है जिसने पुलिस के आने की जानकारी नहीं थी। गुस्से में वो स्टिक्स पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका हथियार बेअसर साबित होता है। स्टिक्स को ना तो दर्द महसूस होता है और ना ही कोई असर पड़ता है। हैरानी की बात तो ये थी कि जीनो की इस हरकत ने स्टिक्स के अंदर एक अजीब सी ताकत जगा दी थी। भूख और गुस्से से भरा स्टिक्स अब जीनो पर पलटवार करता है और उसे एहसास होता है कि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। इस खौफनाक मुठभेड़ के बाद जीनो खुद को संभालने के लिए एक बार में जाता है, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि गैंग के बाकी मेंबर्स उसकी हरकतों से नाराज थे। उन्हें लगता है कि जीनो ने उन सबको धोखा दिया है और बिट्रेयल की सजा गैंग में सिर्फ एक ही होती है, वो है मौत, और वो कुछ ऐसा ही करते हैं। जीनो को मार दिया जाता है और उसकी लाश को शहर के बाहर एक लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। इधर स्टिक्स के हाथ में अजीब सी खुजली होने लगती है। वो धीरे धीरे पट्टी हटाता है और जो देखता है उससे वो खुद भी चौंक जाता है। जहां पर घाव होना चाहिए था वो जगह अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें एक अकेला बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो टीवी बंद करके सोने चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती है कमरे में एक रहस्यमयी शख्स प्रकट होता है और उसके चेहरे पर वही थिएट्रिकल मास्क लगा हुआ था। वो चुपचाप कमरे में कैमरा लगाता है और बिना आवाज किए वहां से चला जाता है। अपनी कार में बैठते ही वो अजनबी आदमी अपना मास्क उतारता है और तभी सच्चाई सामने आती है कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रैंकन ही है। इधर स्टिक्स की बेटी उस मास्क को पहचान लेती है। वो बताती है कि ये चेहरा उसने खुद ड्रॉ किया है। वो स्टिक्स को एक म्यूजियम में भी ले जाती है जहां एक पेंटिंग में बिल्कुल वैसा ही चेहरा बना हुआ था जैसा उसने ड्रॉ किया था। साथ ही दिन भर कई लोग स्टिक्स से कहते हैं कि उससे एक अजीब सी बदबू आ रही है, लेकिन स्टिक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, जो थी उस इंसान को ढूंढना जिसने उसे जिंदा लाश बना दिया। कमिश्नर लीना से बातचीत के दौरान स्टिक्स इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि अब तो तुम खुद भी सस्पेक्ट्स की लिस्ट में शामिल हो। इसके बाद स्टिक्स घर आकर नहाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बदबू कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उसे अपने पुराने जख्म में एक कीड़ा भी दिखाई देता है। ये देखकर वो एक बार फिर से डर जाता है और सीधे डॉक्टर के पास भागता है। अब डॉक्टर फ्रैंकन उसे एमआरआई के लिए भेजता है, जिसकी रिपोर्ट देखकर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। दरअसल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि स्टिक्स के शरीर में सिर्फ उसका दिमाग काम कर रहा है और बाकी के ऑर्गन्स तो कब के डेड हो चुके हैं। डॉक्टर उसे गर्म जगहों और गर्म पानी से दूर रहने की सलाह देता है। साथ ही वो उसे खास तरीके की बाम भी देता है जो आमतौर पर मुर्दा घर में इस्तेमाल होती थी। डॉक्टर उसे तेज परफ्यूम लगाने के लिए भी कहता है ताकि बदबू छुपाई जा सके। फिर डॉक्टर फ्रैंकन एक और डरावनी सच्चाई बताता है कि स्टिक्स के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जब तक उसके दिमाग को एनर्जी मिलती रहेगी तब तक वो जिंदा रह पाएगा। लेकिन स्टिक्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतना हमदर्द दिखने वाला डॉक्टर असल में कौन सा भयानक राज छुपाए बैठा था। उधर घर लौटकर फ्रैंकन अपने सीक्रेट लैब में जाता है और एक डायरी में लिखता है, स्टिक्स मेरा लेटेस्ट सब्जेक्ट। और तभी कहानी और भी डरावनी हो जाती है जब हम देखते हैं कि इस लैब में सिर्फ स्टिक्स ही नहीं बल्कि और भी नमूनों के सैंपल मौजूद थे, जिनमें से एक था रेड स्नीकर्स वाला आदमी। वहीं दूसरी तरफ अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए स्टिक्स एक बेहद ही अजीब फैसला लेता है। वो अपने आप को एक फ्रीजर के अंदर कैद कर लेता है और कुछ समय बाद जब वो फ्रीजर से बाहर आता है तो अचानक कोई उस पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह स्टिक्स खुद को बचा लेता है। अब उसका चेहरा बदलने लगता है और पल भर में हालात उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। कुछ देर बाद होश आते ही स्टिक्स चारों तरफ देखता है और डर जाता है। वो जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करता है और सबूत मिटाने के लिए सीधे शावर रूम की ओर भागता है।
फिर वो उस रहस्यमय शख्स के शरीर को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखकर यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पार्टनर डेलाक्रुआ से हो जाती है। उसके सामने स्टिक्स खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और बातचीत को काम से जुड़ी बातों की तरफ मोड़ देता है। तभी डिग्गी से एक जोरदार आवाज आती है और स्टिक्स के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अब उसका राज खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही डेलाक्रुआ का ध्यान उस आवाज पर जाता है तो स्टिक्स फौरन उससे कहता है कि जरा एक बार कार से बाहर उतरना। और जैसे ही डेलाक्रुआ गाड़ी से बाहर उतरता है तो स्टिक्स वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। स्टिक्स अब उस अजनबी की बॉडी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी अभी जिंदा है। वो शख्स बताता है कि उसे मास्क वाले आदमी ने हायर किया था। अब स्टिक्स खुद एक जाल बिछाने का फैसला करता है। वो खुद को हत्यारा बताकर उस अजनबी इंसान के बॉस को एक मैसेज भेजता है। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकन इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था, क्योंकि वो छुपे हुए कैमरों के जरिए स्टिक्स पर नजर रखे हुए था। अब जब स्टिक्स को समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे उसी लैब में छोड़ देता। अगली सुबह स्टिक्स की शुरुआत फिर से फ्रीजर में होती है, लेकिन इस बार वो खुद को ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा जवान लग रहा था और उसकी हालत में काफी सुधार दिख रहा था। इसके बाद जब स्टिक्स किचन में आता है तो उसके बच्चे और नैनी तुरंत महसूस कर लेते हैं कि कुछ न कुछ तो बदल गया है। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकन के लिए स्टिक्स की यह खास ताकत किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि वो इस अनोखे केस को ध्यान से स्टडी करके हर एक छोटी बड़ी चीज को नोट कर रहा था। समय समय पर डॉक्टर अपने लैब में रखे एक कटे हुए पैर के पास जाता है और उसके मालिक से बात करता है, जो कि एक पिंजरे में कैद था। ऐसी ही एक बातचीत के बाद अब डॉक्टर फ्रैंकन शावर लेने के लिए बाहर जाता है तो उसी वक्त गलती से उसकी छोटी बेटी लैब के अंदर आ जाती है। तभी हालात अचानक खराब हो जाते हैं और किसी तरह एंड वक्त पर फ्रैंकन अपनी बेटी को ज़ॉम्बी के हमले से बचा लेता है। इधर कमिश्नर से स्टिक्स को एक अहम जानकारी मिलती है कि गोलियों की जांच पूरी हो चुकी है और उसकी गन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली मालिक का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी असली गुनहगार तक पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था। अब उम्मीद लेकर स्टिक्स फिर से डॉक्टर के पास जाता है, ये सोचकर कि शायद अब तक कोई ना कोई इलाज मिल गया होगा। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकन सच कबूलते हुए कहते हैं कि वो इस अजीब बीमारी को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे कैसे खत्म किया जाए ये उसे खुद भी नहीं पता है। लैब में बंद कैदी स्टिक्स को पहचान लेता है। वो स्टिक्स से गिड़गिड़ा कर कहता है कि उसे बचा ले या कम से कम खाने के लिए कुछ दे दे। लैब से बाहर की दुनिया में डॉक्टर फ्रैंकन और उसकी पत्नी गरीबों के लिए बने एक शेल्टर में काम करते थे। वहाँ डॉक्टर फ्रैंकन एक नेक और दयालु इंसान के तौर पर जाना जाता था। यहाँ हर कोई उसकी इज्जत करता था और उससे प्यार करता था। इधर स्टिक्स को महसूस होता है कि उसकी हालत फिर से बिगड़ रही है। उसका हाथ पहले से ज्यादा खराब दिखने लगता है, जिसके बाद वो डॉक्टर द्वारा दी गई खास बाम लगाता है ताकि वो अपने शरीर की सड़न और बदबू को छुपा सके। लेकिन अब ये बदलाव स्टिक्स पर पूरी तरह से हावी होने लगता है। एक दिन जैसे ही उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है तो उसके अंदर का जानवर जाग उठता है और वो चूहे को खा जाता है, जिसके बाद उसे भी एहसास नहीं होता है कि वो क्या कर बैठा है। उधर डॉक्टर फ्रैंकन अपने मरीजों के लिए इतना फिक्रमंद बन चुका है कि वो खुद उन्हें देखने के लिए उनके घर तक जाता है। बुजुर्ग मार्था बिना किसी डर के डॉक्टर के लिए दरवाजा खोलती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में डॉक्टर उसे बेहोश कर देगा। कई घंटों बाद जब मार्था को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जवाब देने के बजाय फ्रैंकन उसे चुप करा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब स्टिक्स अपने पार्टनर डेलाक्रुआ को ढूंढने निकलता है तो तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है जो एक लाश के पास खड़ा हुआ था। वो नया ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि जीनो होता है। जीनो स्टिक्स को साथ मिलकर इंसानों का शिकार करने का ऑफर देता है, लेकिन स्टिक्स इस ऑफर को मानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। हालांकि जीनो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। फिर मॉर्ग में उस लाश की जांच की जाती है जो स्टिक्स ने खोजी थी। स्टिक्स सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स तुरंत पहचान लेते हैं कि शरीर पर इंसानी दांतों के निशान हैं। उधर जब सब लोग उस रहस्यमयी लाश में उलझे हुए होते हैं तब डॉक्टर फ्रैंकन अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स जारी रखता है। वो एक अजीब सा पदार्थ सिरिंज में भरकर मार्था के शरीर में इंजेक्ट कर देता है और दुर्भाग्य से उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता है।
जिसके बाद पागल डॉक्टर उसके शरीर को एक खास लिक्विड में प्रिजर्व कर देता है ताकि आगे भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। इन्हीं सबसे अनजान स्टिक्स डॉक्टर के पास आता है और उस बूढ़े आदमी की बॉडी अपने साथ ले जाता है। स्टिक्स उस बूढ़े आदमी की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसे नाव पर समुद्र में ले जाता है और पानी में धीरे धीरे छोड़ देता है। समुद्र की लहरों को देखकर स्टिक्स अपने अमरपन पर विचार करता है। वो अपनी हथेली को देखता है जो लगातार काली होती जा रही थी। दूसरी ओर फ्रीजर में रहने के बावजूद भी उसका बाकी शरीर धीरे धीरे सड़ता जा रहा था। एक जॉइंट रेड के दौरान स्टिक्स फिर से नियंत्रण खो बैठता है और डेला क्रूआ पर हमला करता है। वो समय रहते खुद को रोक लेता है, लेकिन डेला क्रूआ तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर डॉक्टर फ्रैंकन शेल्टर के सभी वॉलंटियर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। इसी समय सेंट्रल बिजनेस सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ अजीब हरकत देखने को मिलती है। यहाँ डॉक्टर की पत्नी अपने घर में एक आदमी को ले आती है जो मुश्किल हालातों में फंसा हुआ था और जिसके पास पैसे नहीं थे। फ्रैंकन उसे अपने घर में रुकने की परमिशन दे देता है, लेकिन वो आदमी हैरान रह जाता है। जब फ्रैंकन उससे उसकी हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में पूछता है, तभी आदमी अचानक अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर अपने परिवार से कहता है कि आप सब लोग अंदर चले जाओ, और फिर पागल वैज्ञानिक उस आदमी को अपने साथ अपने लैब में ले आता है। इसी बीच स्टिक्स के परिवार में भी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उसका बेटा गलत संगति में फंसने के कारण चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो गया था। स्टिक्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच बहस हो जाती है। जिसके बाद स्टिक्स अपना आपा खो बैठता है और लड़के पर हमला कर देता है। अपने परिवार को और नुकसान से बचाने के लिए अब स्टिक्स अपना घर छोड़ देता है। उसका जीवन अब बदतर हो चुका था। अब अपने परिवार को बचाने के लिए वो एक पुरानी बोट पर रहने चला जाता है। इसी बीच बिजनेस सेंटर में पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड मर चुका है और सभी खबरों में चर्चा हो जाती है कि ये शरीर किसी अजनबी इंसान द्वारा बनाया गया है। स्टिक्स की पत्नी उसके साथियों को हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही कमिश्नर लीना स्टिक्स का पता लगाने निकल पड़ती है। यहाँ स्टिक्स खुद को छुपाने के लिए हुड पहन लेता है और लाइट ऑफ कर देता है। वो लीना से पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, जिस पर वो उसे बिजनेस सेंटर के कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाती है। रिकॉर्डिंग में वही अजनबी शख्स दिखाई देता है जिसने सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी को वहां पहुंचाया था। अगले दिन स्टिक्स की पत्नी को पता चल जाता है कि स्टिक्स ने किसी वजह से एमआरआई करवाई थी, जिसके बाद वो अपने पति से मिलने को कहती है। अब स्टिक्स को अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाना पड़ता है ताकि वो अपने शरीर पर पड़े अजीब धब्बे छुपा सके। मुलाकात से पहले स्टिक्स मॉर्ग में रुकता है और सिक्योरिटी गार्ड की लाश की जांच करता है। फिर स्टिक्स कैफे में इजाबेल का इंतजार करता है और जैसे ही वो आती है वो उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब कुछ ठीक है। वो बस एक रूटीन चेकअप था, लेकिन उसकी पत्नी को शक होता है कि ये झूठ है। स्टिक्स अजीब व्यवहार करने लगता है, उसका चेहरा अजीब सा लगता है। इजाबेल बिना देर किए परिवार के डॉक्टर फ्रैंकन के पास जाती है, लेकिन वो भी उससे कहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और स्टिक्स सिर्फ डिवोर्स और तनाव के कारण घबराया हुआ है। इधर डॉक्टर फ्रैंकन की पत्नी चुपके से लैब में घुस जाती है। वो कैदी को देखती है, लेकिन हिम्मत नहीं करती कि उसे आजाद करे और फिर यहाँ से भाग जाती है। जब डॉक्टर लैब में आता है तो उसे शक होता है कि कोई बेसमेंट में घुसा था, लेकिन कैदी उसे भरोसा दिलाता है कि यहाँ कोई नहीं था। फ्रैंकन जब मरीज की जांच करता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वायरस उस पर असर क्यों नहीं कर रहा। आखिरकार वैज्ञानिक को जवाब मिल जाता है। वो रस्सी लेकर मरीज का दिल रोक देता है। इधर पोस्टमैन नोटिस करता है कि मार्था दरवाजा खटखटाने पर कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। कुछ घंटों बाद कमिश्नर को पता चलता है कि एक और अजीब शव तैयार किया जा रहा है, जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाना था। उधर जब स्टिक्स की बेटी बोट पर उससे मिलने आ रही थी तो रास्ते में ही जीनो और उसके साथी उसे किडनैप कर लेते हैं। अब जब रॉनी घर नहीं पहुंचती तो अपनी बेटी की गुमशुदगी जानकर इजाबेल बोट पर आती है, लेकिन तभी कोई उस पर हमला कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक पाइप से बंधी हुई पाती है। स्टिक्स भी खुद को बांध लेता है ताकि वो अपनी पत्नी को नुकसान ना पहुंचा सके। वो इजाबेल को अपनी पूरी स्थिति के बारे में सच बताता है। जब वो ज़ॉम्बीज़ की कहानी पर विश्वास नहीं करती तो स्टिक्स उससे उसका हाथ मांगता है ताकि वो महसूस कर सके कि उसका दिल रुका हुआ है। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आने लगती है, जिसके बाद इजाबेल मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन जो लोग ऊपर जाते हैं वो ज़ॉम्बी पति से भी बदतर थे। ऊपरी हिस्से में स्टिक्स गीनो से मिलता है। वो स्टिक्स को रॉनी की फोटो दिखाता है और शर्त रखता है कि अगर कंटेनर जिसमें बंधक है शहर में बिना रोक टोक पहुंच जाएगा तो लड़की के ऊपर कोई भयंकर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा।
लेकिन अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी गलती की सजा उसकी बेटी को चुकानी पड़ सकती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो जनता को हाई प्रोफाइल क्राइम्स के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि इन अपराधों के पीछे जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से बीमार है और कोई नहीं जानता कि वो अगला कदम क्या उठाएगा। इस साइकेट्रिस्ट की बातें डॉक्टर फ्रैंकन को बहुत चुभती हैं, जिस वजह से वो अपनी माँ से शिकायत करने के लिए कब्रिस्तान तक चला जाता है। पागल डॉक्टर कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र से कहता है कि जल्द ही उसके मरे हुए हैवान जीवित हो जाएंगे और सभी को चौंका देंगे। इस बीच स्टिक्स को इजाबेल को बताना पड़ता है कि उनकी बेटी किडनैप कर ली गई है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने अपराधियों के साथ समझौता किया है और अब वो उनकी मदद भी करेगा। अब ये बात समझते हुए कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, इजाबेल अपने पति से कहती है कि तुम मुझे इस सबसे आजाद करके मेरा शिकार कर लो ताकि तुम अपनी ताकत फिर से हासिल कर सको। लेकिन ज़ॉम्बी स्टिक्स अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसके बाद वो अपनी जंजीर काट देता है, इजाबेल को चूमता है और रॉनी को बचाने निकल पड़ता है। अब स्टिक्स अपनी एक दोस्त से मिलता है और जब वो उससे जीनो और रॉनी के बारे में पूछता है तो वो कुछ भी पता होने से इनकार कर देती है। लेकिन सच ये था कि वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि जैसे ही स्टिक्स यहाँ से जाता है वो ऊपर चली जाती है जहाँ रॉनी कैद थी। इसी बीच जीनो का एक आदमी स्टिक्स का पीछा कर रहा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो स्टिक्स की नजरों से बच नहीं पाता क्योंकि जल्द ही स्टिक्स उसे भी अपना शिकार बना लेता है। अब स्टिक्स फिर से अपनी ताकत हासिल कर लेता है, पर तभी उसके साथी ऑफिसर्स उसे क्राइम सीन पर पकड़ लेते हैं। स्टिक्स जैसे तैसे यहाँ मौजूद होने का बहाना बनाकर बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर फ्रैंकन अपनी पत्नी को मारने ही वाला होता है, वो सब कुछ स्वीकार कर लेती है। वो मान लेती है कि वो ही थी जो उस दिन बिना परमिशन के लैब में गई थी और कहती है कि ये सब उसने साइंस सीखने के लिए किया था। आखिर में वो भी अपने पति के एक्सपेरिमेंट्स में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर स्टिक्स वापस अपनी बोट पर लौटता है, अपनी पत्नी को आजाद करता है और उससे कहता है कि वो घर चली जाए और खबर आने तक इंतजार करे। अब डॉक्टर फ्रैंकन लैब में अपनी पत्नी के साथ जाता है और उसे अपना काम दिखाता है। पत्नी यहाँ देखती है कि जो मेहमान उस रात घर आया था उसकी बॉडी भी यहीं पड़ी है। भले ही वो डर जाती है लेकिन अपने पति की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर बॉडी को एक स्पेशल लिक्विड में डालते हैं। इसी बीच मॉग में काम करने वाला आदमी स्टिक्स को पहचान लेता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी स्टिक्स का ध्यान एक फोन कॉल की तरफ चला जाता है। कॉल पर जीनो उसे याद दिलाता है कि उनके बीच की गई डील अभी भी जारी है। इसके बाद स्टिक्स जीनो के एक साथी का फोन एक्टिवेट करके उसे किसी रैंडम गाड़ी में फेंक देता है। स्टिक्स को लगता है कि अब तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। ऑपरेशन के दौरान कमिश्नर लीना डेला क्रुआ को आदेश देती है कि वो मोबाइल सिग्नल को ट्रेस करे और स्मगलर्स के जहाज को बाद में निपटाए, लेकिन बॉस के आदेशों को ना मानते हुए डेला क्रुआ जहाज की ओर चला जाता है ताकि गैंग को रोक सके। अब स्टिक्स को ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर को बेहोश करना पड़ता है ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। कमिश्नर लीना एक गरीब महिला की कार में मोबाइल फोन देखती है और समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। साथ ही वो समझ जाती है कि ये सब इसलिए हुआ ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके और कार्गो के ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए। इतना सब होने के बाद स्टिक्स इंतजार करता है कि जल्द ही इंसानों की तस्करी पूरी हो और जीनो रॉनी को वापस करे। इसी बीच डेला क्रुआ होश में आता है और स्मगलर्स की तलाश में निकल पड़ता है। तभी वो देखता है कि गैंग का बॉस एक ट्रैफिक किए गए लड़के को खा रहा है। ये देखकर डेला क्रुआ उस पर गोली चलाता है, लेकिन जीनो पर उसका कोई असर नहीं होता। जल्द ही स्टिक्स और जीनो का भी आमना सामना होता है और जब वो उसकी बेटी को वापस देने के लिए कहता है तो ये साफ हो जाता है कि जीनो कभी अपना वादा निभाने के मूड में ही नहीं था। जिसके बाद दोनों ज़ॉम्बीज युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे शिफ्ट होती है, जहाँ एक बार फिर से स्टिक्स ने नियम तोड़ दिए। उसने गिरफ्तारी के दौरान बैकअप नहीं बुलाया, जिसकी वजह से एक ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया। उसकी इस गलती के कारण अमांडा की बेटी रोज को चोट लग गई। वहीं अब रॉनी की जिंदगी अमांडा के हाथों में है। अब ये उस पर है कि रॉनी जिंदा रहेगी या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद जीनो वापस स्टिक्स की बोट पर आता है ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन इस बार स्टिक्स पूरी तरह से तैयार था। वो उल्टा जीनो को दबोच लेता है और उससे पूछता है कि बता मेरी बेटी कहाँ है। दूसरी तरफ लीना डेला क्रुआ से अब स्टिक्स को गिरफ्तार करने के लिए कहती है, जिसके कुछ घंटों बाद पुलिस की एक टीम बोट पर पहुंचती है, लेकिन उन्हें यहाँ जीनो का हेलमेट और कुछ काले धब्बे ही मिलते हैं।
उसके मरीज को क्या हो रहा है इस बात से अनजान डॉक्टर फ्रैंकन अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखता है। वो उस शख्स को अमर बनाने का प्लान बनाता है, पर तभी उसे स्टिक्स का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास एक नया नमूना ला रहा हूँ। लेकिन ज़ॉम्बी स्टिक्स डॉक्टर के घर तक नहीं पहुंच पाता। जल्द ही उसकी नजर धुंधली होने के कारण वो एक हादसे का शिकार हो जाता है। अब जब स्टिक्स कार से बाहर आता है तो वो देखता है कि डिग्गी जिसमें जीनो पड़ा हुआ था वो खाली है। इसके बाद डेला क्रूआ डॉक्टर फ्रैंकन के घर पहुंचता है और स्टिक्स के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन डॉक्टर सवालों से बच निकलता है। वही स्टिक्स भी छुपकर ये सब देख रहा होता है। डेला क्रूआ के जाते ही फ्रैंकन स्टिक्स को अपने सपने के बारे में लेक्चर देने लगता है कि कैसे वो दुनिया को बचाना चाहता है। तभी डॉक्टर फ्रैंकन को एक शानदार आइडिया आता है। वो स्टिक्स से कहता है कि वो उसे काटे ताकि वो इस इन्फेक्शन को खुद पर टेस्ट कर सके, लेकिन स्टिक्स इस भयानक वायरस को फैलाने से इनकार कर देता है और गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्टिक्स अपने पुराने पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है। अंधा बूढ़ा आदमी अपने बेटे की आवाज सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन स्टिक्स का इरादा कुछ और ही था। स्टिक्स नर्स के मना करने के बावजूद भी अपने पिता को हॉस्पिटल से ले जाता है। जब इजाबेल हॉस्पिटल पहुंचती है तो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। फिर वो दोनों एक नदी किनारे पहुंचते हैं जहां स्टिक्स अपने पिता से शक्ति हासिल करता है और बूढ़ा आदमी अपनी इच्छा से शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी काटे जाने के बाद भी मरता नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो पहली बार सूरज की रोशनी देखता है। वो सनसेट का आनंद लेता है, पर जल्द ही वो समझ जाता है कि अब वो अपने बेटे की मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए वो स्टिक्स का हाथ पकड़कर गन को अपने माथे पर रखकर गोली चला देता है। इसी बीच पागल डॉक्टर का एक नया नमूना तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी फ्रैंकन की मदद से इसे पैक करती है। स्टिक्स की नजर लगातार बिगड़ती रहती है। फोन बंद होने के बावजूद भी वो फोन चालू करता है और अपनी बेटी की फोटो देखता है। अब पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां आखिरी बार स्टिक्स का फोन सिग्नल दिखा रहा था, लेकिन स्टिक्स फिर से भाग निकलता है और पुलिस ऑफिसर्स किनारे पर भटकते रहते हैं। इसी बीच स्टिक्स अमांडा के घर पहुंचता है और अपनी बेटी को पाता है। ठीक 15 मिनट बाद गीनो भी यहाँ पहुंच जाता है। वो चुपचाप आगे बढ़ता है और अपार्टमेंट की जांच करता है, लेकिन कमरे में सिर्फ डॉक्टर फ्रैंकन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और स्टिक्स को उसे मारने से मना करता है। वो उससे कहता है कि हमें इसकी जरूरत है ताकि हमें वायरस का इलाज मिल सके। इसके बाद घर के बाहर खड़ा स्टिक्स अपने परिवार के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तभी डेला क्रूआ पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ हफ्ते पहले, जहाँ रेडियो पर खबर आती है कि गांव में बर्ड फ्लू के कई मामले दर्ज किए गए हैं, जहाँ एक पक्षी अपने मालिक को काटता है और कुछ दिनों बाद वही मालिक पागल डॉक्टर का शिकार बन जाता है। अब जैसा कि हमेशा होता था, फ्रैंकन उसे एक स्पेशल लिक्विड में डाल देता है, जिसकी कुछ बूंदें फर्श पर गिर जाती है। फिर कुछ समय के बाद वहां पर एक गोली गिरती है जो आखिरकार स्टिक्स के दिल तक पहुंच जाती है। ये घटना आखिरकार स्टिक्स की इस हालत का कारण बनती है। अब प्रेजेंट में स्टिक्स डेला क्रूआ के साथ डॉक्टर फ्रैंकन के घर पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक उसे डॉक्टर और स्टिक्स के द्वारा बंधक बना लिया जाता है। नीचे लैब में जीनो नए मेहमान को नोटिस करता है और डेला क्रूआ से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाएं। लेकिन तभी स्टिक्स कमरे में आता है, डेला क्रूआ का फोन निकालता है और उसके सभी क्राइम्स का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लेता है। बदले में स्टिक्स एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे मैन इन दी मास्क को ढूंढने का समय दिया जाए। डेला क्रूआ मान जाता है और दोनों डॉक्टर के घर से निकल जाते हैं। लेकिन तभी स्टिक्स को पता चलता है कि खेत में आग लग गई है और इस काम में उसका बेटा शामिल है, जिस वजह से मैन इन दी मास्क की खोज को रोकना होगा। फ्रैंकन जीनो के टेस्ट को स्टडी करता है और उसे काटने के लिए उकसाता है, लेकिन गैंगस्टर को कुछ गलत होने का शक होता है, इसलिए वो काटने से इनकार कर देता है। इजाबेल स्टिक्स को बच्चों से मिलने की परमिशन दे देती है और जब वो अकेले होते हैं तब वो अपने पति से कहती है कि हिम्मत मत हारो और इलाज पर विश्वास रखो। इसी बीच जब फ्रैंकन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है तब उसकी पत्नी जीनो को बेसमेंट से आजाद कर देती है। आजाद होते ही लड़की ज़ॉम्बी का शिकार बन जाती है। इधर स्टिक्स इजाबेल के साथ बातचीत करता है और इसी दौरान उसके अंदर का ज़ॉम्बी जाग उठता है। इजाबेल अपने पति को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना आपा खो देता है। फिर डॉक्टर फ्रैंकन अपनी पत्नी की बॉडी पाता है और वो अपराधी को सजा देने में असफल रहता है, क्योंकि जीनो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब डॉक्टर अपनी पत्नी की बॉडी धो रहा होता है तो यहाँ स्टिक्स आता है। स्टिक्स के आते ही फ्रैंकन सैंपल की मांग करता है। उधर पुलिस को जीनो के ठिकाने का पता चल जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अगर डेला क्रूआ को वहाँ कुछ मिलता भी है तो वो होती है सिर्फ एक गोली जो डॉक्टर फ्रैंकन ने अपराधी पर दागी थी। इस बार जीनो अमांडा की बेटी को किडनैप कर लेता है
और स्टिक्स अपने दोस्त की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। जीनो दोनों को अपनी गुफा में बुलाता है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि भूखी रोज अब तक अपना खाना खत्म कर चुकी थी, जो कि जीनो ने खतरनाक तरीके से तैयार किया था। साइको जीनो तीनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वो थोड़ा मजा ले सके, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है। जीनो भागने की कोशिश करता है और लगभग सफल भी हो जाता है, लेकिन आखिरी ही पल में डेला क्रूआ उसे सिर पे गोली मार देता है। इसके बाद स्टिक्स अपने साथियों से कहता है कि उन्हें डॉक्टर फ्रैंकन के पास ले चले ताकि रोज को बचाया जा सके। जब डॉक्टर रोज को चेक करता है तो कहता है कि उसके पास एक नई दवा तो है, लेकिन वो कब तक असर करेगी वो उसे नहीं पता। जब सभी लोग डॉक्टर की मदद का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी लीना को बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स में जाते हैं। स्टिक्स को फाइनली समझ में आ चुका था कि फ्रैंकन ने उसे हमेशा से ही धोखा दिया था। स्टिक्स के पास अब अपने साथी को बचाने का ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फिर से मास्क पहनता है और स्टिक्स पर गोली चलाता है, लेकिन स्टिक्स भी जवाब में गोली चलाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद स्टिक्स अपने परिवार से मिलने जाता है और इसाबेल को उम्मीद थी कि वो फिर से साथ रहेंगे, लेकिन स्टिक्स उसे समझाता है कि ये असंभव है, वो लोगों के बीच नहीं रह सकता। फिर स्टिक्स डेला क्रूआ के साथ एक नदी किनारे जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि अगर वो खुद ट्रिगर ना दबा पाए तो वो उसकी मदद करे, लेकिन आखिरी सेकंड में उसके अंदर की शक्ति उस पर हावी हो जाती है। एक भ्रष्ट पुलिस वाला, एक हार चुका इंसान और मद्यपान का शिकार, उसकी पत्नी उससे तलाक लेने वाली होती है। उसका अंधा बूढ़ा पिता यूथनासिया चाहता है। दोस्तों, दरअसल ये कहानी थी एक पागल डॉक्टर की जो हमेशा लोगों को जिंदा करने का सपना देखता था, लेकिन कभी अपने काम में सफल नहीं हो पाया। तभी एक दिन ये डॉक्टर एक औरत को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लाता है, जो एक ऑस्ट्रिच के द्वारा काटी गई थी और बर्ड फ्लू से संक्रमित थी। इन्फेक्टेड औरत का एक स्पेशल लिक्विड एक गोली पर गिर जाता है, जो बाद में स्टिक्स को लगती है और उसे ज़ॉम्बी बना देती है। वो सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है और उसे इंसानी मांस की लालसा होने लगती है। और वो जिस डॉक्टर के पास मदद के लिए जाता है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो इस पूरे खौफनाक खेल का मास्टरमाइंड है। फिल्म के पूरे समय वो डॉक्टर से ये उम्मीद कर रहा है कि वो इलाज बनाएगा और उसे बचा लेगा। इसी दौरान वो अपने बूढ़े पिता के पैरों को खा जाता है, लेकिन अंत में सभी को पता चलता है कि डॉक्टर असल में विलन था और अब कोई इलाज नहीं होगा। स्टिक्स खेत में जाता है ताकि वो खुद को मार सके, लेकिन आखिरी पल में उसके भीतर का ज़ॉम्बी हावी हो जाता है। यही वो पल है जब फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप डॉक्टर फ्रैंकन की जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो।